स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। कल गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। जयपुर मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बैठक में राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। नगर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। आला कमान और सीएम गहलोत ने सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया, जो अच्छी बात है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर गहलोत सरकार की तारीफ की। कहा, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का ध्यान रखते हुए पहली बार 1/3 बहुमत से मंत्री बनाए गए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, गहलोत सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। आलाकमान के दबाव में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच 3 दर्जन सीटों के आसपास सहमति बनी है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनमें जोश भरा, बीजेपी पर भी हमला बोला। केंद्र सरकार एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर राहत देने की तैयारी में है। भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए रणनीतिक तेल भंडार से कच्चे तेल निकालने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा निकाय चुनाव स्थगित करने से इनकार किया। त्रिपुरा राज्य में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। त्रिपुरा में मतदान 28 नवंबर को है, मतगणना 4 दिसंबर को। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की नई किताब सुर्खियों में है। तिवारी ने अपनी नई किताब के एक अंश का खुलासा कर अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की प्रतिक्रिया को विवादित टिप्पणी उस पर की। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, यूपीए को 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद जिस प्रकार की मजबूत जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वैसी नहीं की और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, वो कांग्रेस के कचरे को लेना नहीं चाहते, वरना कुछ ही वक्त में कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद एएपी में शामिल हो जाते। कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में कंगना पर एफआईआर होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आदेश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किश्त जल्द ही किसानों के खाते में क्रेडिट की जा सकती है। केंद्र सरकार 15 दिसंबर तक पैसा डाल सकती है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू को आज महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजस्थान में 17 आरएएस अधिकारी आईएएस के पद पर प्रमोट किए गए। कार्मिक विभाग ने साल 2020 की चयन सूची जारी कर दी। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल में कोरोना से हड़कंप मच गया। 12 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। कोई भी राज्य सरकार या कंपनी ट्रेन को किराए पर ले सकती है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स के साथ रेल मंत्रालय की चर्चा हो चुकी है। रेलवे इस सेवा के लिए न्यूनतम चार्ज लगाएगी। खेल मंत्री अशोक चांदना 1 दिवसीय सरहदी बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अशोक चांदना ने स्वीकार किया कि राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए उनकी कमी है। चूरू के तारानगर में विवाहिता से घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। विवाहिता ने संबंध बनाने से इनकार किया तो उसकी अश्लील फोटो वायरल कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले का पर्दाफाश कर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चुराए गए ट्रक को बरामद किया। बीकानेर में ऑपरेशन वज्र के तहत पुलिस ने 4 हथियार, 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी भी निरुद्ध हुआ। कोटा की देवली माझी थाना पुलिस ने कुख्यात गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 30 किलो 42 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। दौसा के नयावास ग्राम पंचायत में करीब 3 किलोमीटर के रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। विरोध के बावजूद कार्रवाई जारी रही। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चोरी मामले का पर्दाफाश कर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चुराए गए ट्रक को
बरामद किया। उदयपुर में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाया, लेटर बॉक्स चुराकर फरार हो गए, मामला दर्ज। बाड़मेर के सिडवा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 13 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गांव सहला में एक पिकअप से 28,000 की अवैध शराब जब्त की, 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के पुरा गांव में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाड़मेर पुलिस ने नकबजनी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने चोरी की वारदातें भी कबूल की। कोटा में चिकित्सा और औषधि विभाग ने सूर्यनगर चौराहे पर स्थित महादेव आयुर्वेदिक क्लिनिक पर छापा मारा, यहां बिना डिग्री के मरीजों का इलाज हो रहा था। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, अवैध रूप से जमीन पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त किया। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अवैध देसी और विदेशी शराब से भरी पिकअप वाहन को जब्त किया। झालावाड़ के पिड़ावा शहर में कृषि विभाग द्वारा संदिग्ध नकली उर्वरक के 480 कट्टे जब्त करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। चूरू के गांव सहजूसर में 4 अक्टूबर की रात सास बहू की नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया। अलवर के रामगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर बार-बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़ित से आरोपी ने मारपीट भी की। पीड़ित का परिवार एसपी से मिला, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बाड़मेर पुलिस ने नकबजनी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया, 92 अवैध देसी शराब की बोतलें जब्त की। धौलपुर में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़ करना मनचले को भारी पड़ा, लोगों ने हंगामा किया, मनचला फरार हो गया। छात्रा की शिकायत पर मनचले को राउंड अप कर लिया गया। भरतपुर में लोहागढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज बस के कंडक्टर और यात्रियों में झगड़ा हुआ, यात्रियों ने कंडक्टर के साथ मारपीट की, उसके सिर फोड़ दिया। अन्य कर्मचारियों ने झगड़ा कर रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झुंझुनू में रोड नंबर 2 पर आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ, एक तेज रफ्तार स्कूटी सामने से आ रही कार से टकरा गई, स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, 2 नाबालिग युवक घायल हुए। झालरा पाटन ग्रोथ सेंटर इलाके में आज एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने स्कूटी को टक्कर मार दी, स्कूटी चालक की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर में 29 अक्टूबर को कुएं में 18 साल के युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है, परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर जांच की मांग की। पोखरण में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हुई, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। चूरू के सुजानगढ़ में बढ़ रही चोरियों से नाराज होकर भाजपा नेताओं और आम लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर बीते 40 दिन से चल रहे बेरोजगारों के धरने पर सीएम के सलाहकार दानिश अबरार पहुंचे और आश्वासन दिया। झालावाड़ के पगारिया में फसल खराबे की मुआवजा राशि नहीं मिलने पर किसानों ने राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ के लसाड़िया में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेवाड़ यात्रा के दौरान दिवंगत पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के निवास पर श्रद्धांजलि दी। राजे ने गौतम लाल के बेटे भाजपा प्रदेश मंत्री कन्हैया लाल मीणा का साफा बंधवाकर 2023 के चुनावी रण में उतरने का भी इशारा किया। सीकर के बालेश्वर गांव में पैंथर आने से लोग दहशत में हैं, हालांकि पैंथर घायल हालत में था, वन विभाग की टीम ने उसे ट्रैंक्विलाइज किया। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डीपीआर पर विचार विमर्श के लिए फ्रांस एजेंसी की एएफडी की पूर्व मूल्यांकन टीम जयपुर पहुंची और गहन विचार विमर्श किया। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में एनसीसी कैडेट्स को अन्य तकनीकी विषयों की सैद्धांतिक जानकारी दी गई। राजस्थान की पोलो टीम ने पोलो में 6 टूर्नामेंट जीतकर रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली में खेले गए सभी 6 पोलो टूर्नामेंट टीम अचीवर्स ने जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। बांसवाड़ा में मुर्गियों के चक्कर में 25 फीट नाली में अजगर फंस गया, जेसीबी की मदद से उसे निकाला गया। बूंदी के केशवरायपाटन कस्बे के राजराजेश्वर मार्ग पर एक फार्म हाउस में 12 फीट लंबा अजगर निकला। नगरपालिका की टीम ने इसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। अजमेर के चिश्ती मंजिल में मशाइख बोर्ड के अध्यक्ष हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ की 6वीं
और AIUMB के संयुक्त सचिव हजरत हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि दहशतगर्दी को तलवार या हथियार से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए किरदार यानी आचरण की जरूरत है। हिंदुस्तान स्काउट गाइड शाखा करौली की ओर अंजनी माता मंदिर परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर संगोष्ठी हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुजानगढ़ में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का गांधी बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में माला और साफा पहनाकर मंच पर स्वागत किया गया। कांग्रेस के नेता और पार्षद बाबूलाल कुलदीप भी मंच पर मौजूद रहे। आरएलपी सुप्रीमो ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि देश के अन्नदाता का जो सम्मान नहीं करता उसको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ती है। कल सुबह ये बात कहोगे वापिस या बेबी की बात? प्रधानमंत्री को जिद छोड़नी तो उनको पड़ी तो समय पे छोड़ देते, या बिल लाने से पहले एक बार एनडीए जो इनका परिवार वो अपने आप को कहते हैं, देखिए ये मोदी जी अकेले सत्ता में नहीं आए, एनडीए के सहयोगी दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता चुना। मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप में इतना ही दम है तो 24 का चुनाव सामने आएगा। मैं तो 5-7 साल पहले ही चुनौती देता हूं लोगों को, उस पर रहता हूं। आप राजस्थान में 25 सीट लाए हो, आप 12 सीट भी लाके दिखाते। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार वन धन योजना के तहत बाजार विकसित करेगी। जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन बामणिया ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर योजना को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र से करीब 40 करोड़ रुपए की राशि भी सरकार को मिल चुकी है। इसके जरिए वनवासियों के कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। फल फ्रूट लगते हैं, वनों के अंदर कोई ऐसी चीजें उत्पन्न होती है जिसको लेके हम मार्केट डेवलप करेंगे। वहाँ का आदिवासी जिस क्षेत्र का है वो जंगल से गोंद हो चाहे और कोई चीजें हो, ऐसी चीजें ला करके मार्केट में बेचे, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। मार्केट जैसे अब हर सप्ताह अलग अलग इलाके में मार्केट नहीं मिलता है तो हाट बाजार लगा के उनको सेलिंग कराएंगे। बांस हो चाहे और कोई चीज़ें हैं ऐसी कर रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच में आज से भारत की पारंपरिक लोक व जनजातीय अभिव्यक्तियों का उत्सव देशज का शुभारंभ हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम में 15 राज्यों के 372 कलाकार 26 विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें लोक कलाओं की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। और मेरे को तो पद्मश्री मिलने के बाद पहली बार आई हूँ और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके से सब महोत्सव करें, इस तरीके से सब कलाकारों को बुलाएं। इस बहाने कलाकारों की हेल्प हो जाती है, ये कला भी जिंदा रहती है और ये अपनी जो संस्कृति की ये भी जिंदा रहती है। अगर कलाकारों की हेल्प नहीं करेंगे तो कला भी मर जाएगी और कलाकार भी मर जाएंगे। तो मैं आपको और सबको और सरकार को सबको ये कहना चाहती हूँ कि बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कला को और कलाकारों की हेल्प करें और उनको आगे बढ़ाने का मौका दें। सलमान खुर्शीद की किताब को महीना भी नहीं बीता, अब मनीष तिवारी की किताब ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस मनीष तिवारी का निजी विचार कहते हुए पल्ला झाड़ रही है। किताब पर कटघरे में कांग्रेस, मुंबई हमले पर मनमोहन को घेरा, संयम रही कमजोरी की निशानी, एक और किताब एक और बवाल। यूपीए सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की चौथी किताब जल्द ही बाजार में आने वाली है। लेकिन इससे पहले ही एक किताब ने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि पूर्व की यूपीए सरकार समेत पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। किताब में ऐसा क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि किताब के बारे में मनीष तिवारी ने क्या लिखा है। खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्टेड इंडिया जल्द ही बाजार में आएगी। इस किताब में पिछले 20 वर्षों में भारत ने जिन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है उसका वर्णन किया गया है।
मनीष तिवारी ने अपने किताब में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर यूपीए की मनमोहन सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। मनमोहन सरकार का कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। 26/11 के बाद शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। पाकिस्तान के खिलाफ संयम बरतना ताकत की पहचान नहीं है। वायुसेना के कहने के बावजूद बदले के लिए अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ हमारे पार्टी के कोई लेना देना तो नहीं है। पार्टी की तरफ से तो नहीं लिखा, अपनी तरफ से लिखा। ये कांग्रेस पार्टी की तो माउथ पीस नहीं है, वो अपना लिखा हुआ अपनी किताब है। तो ये अपनी किताब में वो क्या लिखा वो जानते हैं, उनको पूछिए। अब इस किताब को लेकर बीजेपी हमलावर है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई कि एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने हमारे शूरवीरों के बलिदान का अपमान करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, बदला नहीं लिया, और यह कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इससे पहले पंजाब पॉलिटिक्स और कन्हैया की पार्टी में एंट्री को लेकर भी सवाल कर चुके हैं। अब किताब के जरिए उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और ISIS सरीखे संगठनों से की थी, जिस पर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में तिवारी की किताब कांग्रेस के लिए एक और बवाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं गहलोत कैबिनेट में पूर्वी प्रभाव की। रविवार को कैबिनेट पुनर्गठन के बाद मंत्रियों ने अपना कामकाज संभालना शुरू कर दिया, लेकिन गहलोत कैबिनेट के इस विस्तार में अब चर्चा है पूर्वी राजस्थान के दबदबे की। टीम गहलोत में पूर्वी राजस्थान का दबदबा। सीएम अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा किया। कुछ के आस पूरे हुए तो कुछ को अभी करना होगा और इंतजार। लेकिन इस प्रकरण में बाजी मारी है पूर्वी राजस्थान ने। आपको बताएंगे इसके पीछे क्या है कांग्रेस की सियासी रणनीति। लेकिन पहले बता दें कि गहलोत कैबिनेट के 30 में से 14 मंत्री पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों से हैं। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार के 20 कैबिनेट मंत्रियों में से आधे यानी 10 इन 5 जिलों से हैं। कैबिनेट में शामिल तीनों महिला मंत्री भी पूर्वी राजस्थान से हैं। केवल संख्या बल के आधार पर ही नहीं, बल्कि मंत्रियों के महकमे के मुताबिक भी पूर्वी राजस्थान हावी है। गहलोत कैबिनेट को जिलेवार देखें तो भरतपुर जिले से गहलोत कैबिनेट में 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। विश्वेंद्र सिंह और भजन लाल जाटव कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो सुभाष गर्ग और जाहिदा खान राज्य मंत्री बनाई गई हैं। बात अलवर जिले की करें तो यहां से 2 कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत हैं। दौसा जिले से 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री हैं। परसादी लाल मीणा और ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री हैं। करौली जिले से 1 कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा हैं। तो गहलोत मंत्रिमंडल में जयपुर जिले से अब 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हैं। लालचंद कटारिया, डॉक्टर महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री हैं, तो राजेंद्र सिंह यादव
राज्य मंत्री हैं। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी की निगरानी, जो शीर्ष नेतृत्व, और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने भरतपुर के लिए और विशेष तौर पर जिस तरीका से राजस्थान में तमाम चुनाव हैं उनमें एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है और भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हुई है, जो चौथे नंबर पर पार्टी बन के रह गई। पिछली बार 4 थे, 1 कम है अभी। पूर्वी राजस्थान का दबदबा पूर्वी राजस्थान सीटें ज़्यादा जीती, इसलिए अच्छी है। सोनिया जी की, अशोक जी की, माकन जी की मेहरबानी है। मंत्रिमंडल में पूर्वी राजस्थान को ज्यादा तवज्जो दिए जाने की कई खास वजहें हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर आदि जिले पूर्वी राजस्थान का हिस्सा हैं। हालांकि इसके लिए विधानसभा के चुनाव परिणाम भी जिम्मेदार हैं। पिछले चुनाव में पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों की 54 सीटों में से कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। अलवर में कांग्रेस ने 11 में से 7 पर जीत हासिल की थी। धौलपुर में 4 में से 3 सीट तो करौली की सभी 4 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। वहीं सवाई माधोपुर में 4 में से 3 तो दौसा की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। राजधानी जयपुर की 19 में से आधी 10 सीटों पर कांग्रेस ने परचम फहराया था। बात भरतपुर की करें तो कांग्रेस ने 7 में से 6 सीटें जीती, जबकि 1 सीट कांग्रेस की सहयोगी आरएलडी ने जीती थी। दरअसल पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की मजबूती का फायदा पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान से सटे यूपी के दक्षिणी पश्चिमी जिले यानी आगरा, एटा, मैनपुरी और मथुरा जिले आते हैं, जहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो SC/ST वर्ग को तवज्जो देकर पार्टी यूपी और पंजाब की दलित पॉलिटिक्स में अपना दबदबा चाहती है। दौसा जिले के अंदर पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत जी की 2008 से 13 में, तब हमारे वहाँ पे 4 मंत्री थे। तो दौसा जिला की लीगेसी जो है कांग्रेस पार्टी की, वो बहुत ही मजबूत है। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी मजबूत रही है। पिछली बार जब कांग्रेस की केवल 21 सीटें आई थी, तब भी ज्यादातर सीटें पूर्वी राजस्थान से ही थी। ऐसे में इस क्षेत्र को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसान वोटर के वर्चस्व वाले पूर्वी राजस्थान में बीजेपी से किसानों की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए भी कांग्रेस ने ये दांव चला है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और अब मुझे इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज़